हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मैं हूं गौतम, आपका स्टडी अब्रॉड कोच। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही धमाकेदार टॉपिक। आप कैप्शन में पढ़ ही सकते हैं, स्टडी इन स्वीडन विथ स्पाउस एंड फैमिली। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। आज हमारे साथ है मिस्टर दीपिंदर बावा। हाय सर, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। एक और पॉडकास्ट शुरू करते हैं फिर आज है। और आपने टॉपिक बड़ा हॉट निकाला यार कि स्टडी इन स्वीडन विद स्पाउस। बहुत दिक्कत हो रही है नॉर्थ इंडिया में लोगों को स्पाउस वीज़ास को लेके जाने में। सो आई थिंक टॉपिक इज गुड एंड काफ़ी लोगों को इस टॉपिक से काफ़ी कुछ आज सीखने को मिलने वाला है। करेक्ट सर। अभी करंट सिनेरियो ऐसा ही है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने आइदर स्पाउस वीज़ास रिस्ट्रिक्ट कर दिए या फिर बंद कर दिए हैं। तो बहुत कम ऑप्शंस हमारे बच्चों के पास भी बचे हैं। उसमें से एक है स्वीडन। तो हम थोड़ा और जानना चाहते हैं, बच्चे थोड़ा जानना चाहते हैं कि स्वीडन में एडमिशन्स वगैरह कैसे हो और क्यों स्वीडन करना चाहिए। इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले ना एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। अगर किसी ने स्वीडन जाना है तो दो बातों का वो पहले ख्याल समझ ले। नंबर एक ये कि मोस्टली नॉर्थ इंडिया में जो हमारा ऑडियंस हमें देख रहा है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, सितंबर 2027 की इनटेक है। 15 जनवरी 2027 डेडलाइन है अप्लाई करने की। और आज हम बैठे हैं जून फर्स्ट वीक में। करेक्ट। काइंड ऑफ आज 6 तारीख हो गई, 6 जून है ना हम बना रहे हैं। तो 6 जून से लेके 15 जनवरी तक का टाइम है हमारे पास। इस टाइम के बीच में जो लोग अपनी एप्लीकेशंस को प्लान कर लेंगे, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ गौतम, प्लान कर लेंगे और प्रिपेयर कर लेंगे, प्लान एंड प्रिपेयर कर लेंगे, वो स्वीडन 2027 में जा पाएंगे। करेक्ट। प्रॉब्लम क्या है कि लोग आ रहे हैं हमारे पास फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, हमें बाहर भेज दो। कैसे भेज देंगे? नहीं भेज सकते क्योंकि डेडलाइन ही 15 जनवरी है। जो प्रोग्राम सेकेंड राउंड में चलते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर चलते हैं, उसमें बच्चों के एडमिशन मिल भी जाता है तो वीजा में दिक्कत होती है। तो अब अगर किसी ने स्पाउस को लेके जाना है और स्वीडन लेके जाना है, यूरोप लेके जाना है, क्योंकि हम सबको पता है फिनलैंड ने तो बहुत टाइट कर दिया है। अगर तो खुद का फंड है तो भाई फिनलैंड चले जाओ, अगर खुद का फंड नहीं है कहीं से अरेंजमेंट के चक्कर में मत पड़ना, आप अपना वीजा रिफ्यूजल करवाओगे तो स्वीडन एक बेस्ट ऑप्शन आती है। 6.5 बैंड चाहिए, इक्विवेलेंट का पीटी चाहिए, ठीक है जी, आपके पास 62 का पीटी होना चाहिए और 6.5 बैंड होने चाहिए, दोनों ही चलेंगे आपको। लेकिन अगर आप जून में बैठ के हमारे साथ ये एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे, इसको कोई सेल पिच ना समझ ले। ये कोई सेलिंग पिच नहीं है कि बोलो जी डेडलाइन आने वाली है। ये सारी चीजें मैं लिंक पे डाल रहा हूँ बायो में कि 15 जनवरी डेडलाइन है गवर्नमेंट की। स्वीडन के अंदर सारी एप्लीकेशन बंद हो जाएंगी 15 जनवरी को फॉर सितंबर इनटेक। आप समझ रहे हो? तो लोगों को पता ही नहीं है बातें। हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा बैठ के, हमें लोगों को बताना पड़ेगा। अभी क्या है पंजाब के अंदर, अमृतसर में, बठिंडा में, पटियाला में काफी स्पाउस केस हैं। वो सुन रहे होंगे मेरी बात को, वो कहेंगे हाँ जी हमें स्वीडन भेज दो। लेकिन जब आप बात करेंगे सर अभी अप्लाई कर लो, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। करेक्ट सर। बहुत टाइम पड़ा, कर लेंगे। 6.5 महीने आपके है नहीं, आप आओगे मतलब अक्टूबर में, 6.5 निकाल नहीं पाओगे, 15 दिन में निकल जाएगी, फिर आप चीखे मारोगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, नॉर्थ का जो बच्चा है ना साउथ के बच्चे से कहाँ डिफरेंशिएट करता है? प्लानिंग के ऊपर। बच्चा प्लान नहीं करता, वो सोचता है एजेंट को मैंने 50,000 रुपए दे दिए हैं, अब तो ये सारा काम करेंगे। तो स्वीडन जैसी कंट्री के अंदर अगर किसी ने जाना है, बिफोर आप ये पॉडकास्ट और आगे चलाओ, तो ये एक बात वो क्लियर समझ ले। आप अभी आओ हमारे पास, अभी अपनी एप्लीकेशन लगाओ, हम आपकी एप्लीकेशन पे अभी से काम करेंगे, 6.5 बैंड पे काम करेंगे, हम आपके प्रोफाइल पे काम करेंगे, हम आपके फंडिंग पे काम करेंगे, हर चीज पे काम करेंगे ताकि आपको बेसिकली 15 जनवरी के टाइम पे दिक्कत ना हो। क्योंकि 15 जनवरी को एप्लीकेशन गवर्नमेंट का पोर्टल 12 बजे बंद हो जाता है, करेक्ट। ठीक है जी। और उसके बाद बेसिकली आपके 2 फरवरी को आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, लास्ट डेडलाइन वो भी होती है। तो ये सब चीजें करने के लिए प्लानिंग बहुत चाहिए और वही प्लानिंग हमारा नॉर्थ का बच्चा जो है वो नहीं कर रहा है। प्लीज। सो स्टूडेंट्स, जैसा आपने सुना कि आपको अगर एप्लीकेशंस करनी है या आपको स्वीडन जाना है अपने स्पाउस के साथ या फैमिली के साथ, सो डेफिनेटली आपको अभी से एप्लीकेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर डिले हुआ तो हो सकता है आप इंटेक मिस आउट कर ले। और डेडलाइन याद रखिए 15 जनवरी। बट 15 जनवरी जब डेडलाइन हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जनवरी में स्टार्ट करोगे एप्लीकेशन प्रोसेस। यू हैव टू स्टार्ट वे बिफोर। ओके सर, तो स्वीडन क्यों जाना चाहिए बच्चे ने?
क्या डिफरेंट है स्वीडन अलग बाकी कंट्रीज से? भाई अब स्वीडन को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के कंपेयर कर लो, आराम से हो जाएगा कंपेयर। हाई क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है जी, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं, राइट, सैलरीज भी अच्छी हैं, आपके बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपका मेडिकल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेडिकल फ्री ऑफ कॉस्ट कब है, फ्री एजुकेशन का बच्चों के लिए, जब आपके पास पर्सनल नंबर है, ठीक है जी। आपने यहाँ से वीजा लिया, आपने एडमिशन ले लिया, आपने फीस पे कर दी, फीस पे करने के बाद आपने क्या करा, आपने बेसिकली बच्चे ने वहां गया, पहुंचा, लैंड करा। स्वीडन तो यहीं से टीआरसी कार्ड बना के देता है, पर जिनको नहीं पता टीआरसी कार्ड मतलब कि वीजा का वीजा से रेप्लिका होती है, एक तरह का वीजा ही होता है वो। आपको यहीं से प्लास्टिक कार्ड मिल जाता है, टीआरसी, टेम्पररी रेजिडेंट परमिट कार्ड बोलते हैं उसको। टीआरपी बोलो, टीआरसी बोलो, आरपी बोलो, सब एक ही बात है, ठीक है। अब बंदा वहां पहुंच गया, लैंड कर गया। अगर 13 महीने से कम का प्रोग्राम है, 13 महीने से कम का कोई भी प्रोग्राम है, तो आपको पर्सनल नंबर नहीं मिलता। पर्सनल नंबर नहीं मिलता तो आप बेसिकली थोड़ा सा टैक्स नंबर, पर्सनल नंबर नहीं है तो टैक्स नंबर मांगना पड़ता है। मिल जाता है, मांगना पड़ता है, लेकिन और बाकी चीजों में जैसे इंश्योरेंस नहीं मिलती, आपकी इंश्योरेंस स्टेट से कवर नहीं होगी। तो 13 महीने से कम का प्रोग्राम इररिलेवेंट है, ये चीज की बैचलर, मास्टर, पीएचडी है, उसके बाद छोड़ दो। 13 महीने से कम के प्रोग्राम में जाओगे तो आपको भी सब कुछ मिल जाएगा, आपकी जो मेडिकल है वो कवर नहीं होगी, ठीक है जी। तो जो लोग बच्चे जाते हैं 1 साल की मास्टर्स में, उसमें आपका मेडिकल कवर नहीं होता, तो यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से कवर दे देती है ओके। उन बच्चों के लिए, ठीक है। और बेसिकली पर्सनल नंबर नहीं मिलता है तो थोड़ी बहुत आपको टैक्स नंबर मांगना पड़ता है, फिर उस टैक्स नंबर से आप अपना काम शुरू कर लेते हो, जॉब शुरू कर लेते हो और उसने एम्प्लॉयर को दे देते हो उस नंबर को, ताकि आपका टैक्स कट सके, ठीक है। सो बेसिकली स्वीडन के अंदर ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर बंदा जा रहा है पढ़ने के लिए वहाँ पे, तो उसको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, फ्री एजुकेशन मिलती है बच्चों के लिए, फ्री हेल्थ मिलती है बच्चों के लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए फ्री मिलती है। उसके बाद आपके पास एक क्वालिटी लाइफ है, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री मानी जाती है, ठीक है। इनोवेशन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है। पीआर का रूट भी इनका है कि आपने पढ़ाई कर ली है तो जॉब निकाल लो, जॉब निकाल के अपनी पीआर ले सकते हो। तो ये चीजें अभी स्वीडन को काफी अट्रैक्टिव बनाती हैं। स्वीडन में प्रॉब्लम कहाँ आती है समझते हैं, ये सारा प्रॉब्लम आता है एडमिशन के अंदर। बाकी एज ए कंट्री बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, लोग अच्छे हैं, ओपन है, स्कैंडिनेवियन सोसाइटी है, इंग्लिश स्पीकिंग चलती है, प्रोग्राम बहुत सारे हैं, राइट, मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के अंदर। 1 साल की मास्टर्स है, 3 साल की बैचलर्स है और 2 साल की मास्टर्स भी है। ओके। सो जैसा आपने कहा कि अगर 13 मंथ से बिलो अगर प्रोग्राम रहेगा तो उनको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं मिलेगा। तो जैसे आपने फिर बोला कि मास्टर्स 1 साल के भी अवेलेबल है। तो ये अगर बच्चा मास्टर्स करता है तो व्हाट विल बी द बेनिफिट्स, और या फिर कुछ नुकसान रहेंगे बच्चों को, या कैसा होगा? नुकसान कोई नहीं है, आपने बेसिकली मास्टर्स लिए, 1 साल की, पैसे कम खर्च हुए आपके, आपने जॉब सीकर वीजा अपना ऑन करा और आप अपना बेसिकली जॉब पे आ गए, ओके, बट राइट। वहाँ पे उनको टैक्स नंबर के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा? बिल्कुल, अगर आपने जॉब करनी है, अच्छा स्वीडन में काम करना फुल टाइम अलाउड है, स्टूडेंट को भी फुल टाइम अलाउड है और आप डिपेंडेंट को भी फुल टाइम अलाउड है, कोई नंबर ऑफ आवर्स की कैपिंग नहीं है, ठीक ओके, है। ओके, आप बच्चे जो छोटे होते हैं ना तो किंडरगार्टन में चले जाते हैं, अगर आपका 2 साल का बच्चा भी है तो वो भी किंडरगार्टन जा सकता है आराम से, उसको भी वो एडजस्ट करते हैं। ओके, कल्चर ही ऐसा है ना वहाँ पे, सोसाइटी ऐसे बना रखी है, बैठ के सोसाइटी में जो एक्सेप्टेंस है इन चीज़ों की। तो जितने भी स्टूडेंट स्वीडन जा रहे हैं, अगर आप जा रहे हो सिर्फ इसलिए कि एंट्री कर लेते हैं, ठीक है जी, तो मत जाओ। अगर आपने जाके पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके आपने अपनी एजुकेशन गेन करनी है, आपने उसको फिर एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करना है, तो डेफिनेटली जाओ। मतलब ऐसा नहीं कि अब चले गए तो सब कुछ हो जाएगा। सो ये एक ऑल्टरनेटिव है। डिफिकल्ट है आपका फिनलैंड, एडमिशन में भी डिफिकल्ट है फिनलैंड, और वीजा में तो बहुत डिफिकल्ट है। करेक्ट। स्वीडन एडमिशन में डिफिकल्ट है भाई, बता रहा हूँ पहले ही। वीजा में बड़ा इजी है स्वीडन। आपने 9 लाख रुपए दिखाने, 9 से 10 लाख रुपए में एक्सचेंज रेट को प्लस माइनस कर रहा हूँ, वरना कमेंट में आना शुरू हो जाएगा सर आप गलत बता रहे हो। 9-10 लाख रुपए आपको दिखाने हैं, 9-10-11 अप्रोक्सीमेटली पर बंदे के, 10 महीने के पैसे दिखाने होते हैं। मैं लिंक डाल रहा हूँ बायो के अंदर, जहां पे आप कैलकुलेटर खुद कर सकते हो कि कितने पैसे दिखाने हैं,
ठीक है जी। 10 महीने का पैसा दिखाना होता है, 12 के नहीं दिखाने होते। ओके, एप्लीकेंट का इतना पैसा है, इसकी कैलकुलेशन कितनी की आती है, स्पाउस का उससे कम पड़ता है, बच्चे का और कम पड़ता है। तो ये कैलकुलेशन जो स्टूडेंट्स है खुद भी कर सकते हैं इस लिंक पे जाके कि मुझे कितना पैसा दिखाना पड़ेगा। मोटा मोटा बताए तो स्टूडेंट को 10-11 लाख दिखाना पड़ता है, स्पाउस को अराउंड 9 लाख होगा, बच्चे का थोड़ा सा कम लगा लो आप बैठ के। ओके, या ओके, समझ गया। तो हमने तो ये बता दिया बच्चों को कि अभी से ही हमें स्टार्ट करना पड़ेगा फॉर सितंबर 2027 इनटेक। बट जैसा आपने बताया कि एडमिशन प्रोसेस इज़ डिफ़िकल्ट, हाँ, तो क्या ध्यान रखना चाहिए बच्चों ने कि एडमिशन प्रोसेस में जो डिफ़िकल्टीज़ है वो ओवरकम कर ले और उनके ऑफ़र लेटर्स आ जाए यूनिवर्सिटीज़ से? व्हाट देखो शुड दे फॉलो? देखो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं, 6.5 आईएलटीएस तो मैंडेटरी कर दिया मैंने। मैथ के बिना 12th का बच्चा बैचलर्स कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल की बैचलर का स्टूडेंट नहीं कर सकता मास्टर्स। ओके, 3 years बैचलर डिग्री स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी इन स्वीडन अनटिल अनलेस वो ऑनर्स डिग्री हो। अगर ऑनर्स डिग्री नहीं है तो 3 साल की बैचलर एक्सेप्टेबल नहीं है। 3 साल की बैचलर पे कुछ यूनिवर्सिटियां, गौतम बता रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जो आपको एक पाथवे प्रोग्राम दे देती है कि आप अपना 4th ईयर दोबारा वहां कर लो, एक वो प्री मास्टर्स कर लो एक तरह की। करेक्ट। और वो सब यूनिवर्सिटी नहीं देती हैं। तो 4 साल की एजुकेशन चाहिए होती है मिनिमम। 3+2 चलेगी, 3 साल की बैचलर 2 साल की मास्टर जिनने कर रखी है वो बेस्ट रहेंगे, ठीक है। और बीटेक वाले स्टूडेंट अच्छे हैं, बी फार्मेसी को दिक्कत नहीं आएगी, बी आर्किटेक्चर को दिक्कत नहीं आएगी, एमबीबीएस को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारी डिग्री 4 N+ की होती हैं इंडिया में। तो 3 साल का बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा सफर करता है, क्योंकि उसके ज्यादा ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर 3 साल की डिग्री है आपके पास, ग्रेजुएशन 3 साल की कर रखी है आपने, तो आप बेसिकली 1 2 3 4 प्रोग्राम्स आपके लिए हैं प्री मास्टर्स के, उनको ले लीजिए, वरना स्वीडन पे मारिए काटा। अब कोई कहता है जी मैं 3 साल की बैचलर कर ली है, मेरी एज 28 है, तो आप बैचलर फिर से कर सकते हो। तो ओके, 27 28 29 का बच्चा है, वो बैचलर दोबारा भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एज की चालन नहीं आएगा, एडमिशन में भी नहीं आएगा, वीजा में भी नहीं आएगा। हाँ, 42 ईयर्स का बंदा जाके बोलेगा मैं बैचलर करता हूँ तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है। करेक्ट। लेकिन 28 29 का बच्चा बोलता है कि बेसिकली मुझे बैचलर्स करनी है, 6.5 बैंड है मेरे पास, 3 साल की बीए है मेरे पास, बीकॉम है मेरे पास, वो क्वालिफाई करेगी नहीं आपको, तो आप बैचलर कर लो पूरी की पूरी। क्योंकि देखो बीए बीकॉम जो आपकी डिग्रियां हैं वो वैसे भी कहाँ क्वालिफाई करती है किसी जॉब के लिए, वहाँ पे स्किल तो है ही नहीं उस एजुकेशन के अंदर। सो मेरा मानना ये रहेगा कि आप बेसिकली करो अपनी ग्रेजुएशन दोबारा से। अब बच्चा पूछता है सर 28 का मैं हो चुका हूँ, आप कह रहे हो दोबारा ग्रेजुएशन कर लो, मेरे वीजा में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। भाई वीजा में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जो पैरामीटर्स हैं वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के हैं स्वीडन में। आपको ये नहीं कैंसिल करेंगे वीजा कि भाई आपकी एज बड़ी है। प्लस आपने अगर अच्छी एजुकेशन लेनी है, आपको पता है मैं बीए आर्ट्स से बैठी हूँ, 6.5 बैंड मेरे आ चुके हैं, लेकिन 12th पे मेरे पास नंबर से 75% नंबर है या 70% नंबर है, तो वहां आप क्वालिफाई करके बैचलर्स के लिए, तो बैचलर पूरी कर लोगे तो बीए आर्ट्स जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी और आपके पास स्वीडन की बैचलर आ जाएगी। अगर आपने स्वीडन की बैचलर आ गई तो आप स्वीडन के एम्प्लॉयर्स माइंडसेट को पढ़ पाते हो, आपकी जॉब अच्छी निकल आती है। तो मास्टर के स्टूडेंट जो है, जो अबव एवरेज का बच्चा है, वो तो जॉब निकाल लेगा जॉब सीकर में, क्योंकि स्वीडन एक एडवांस कंट्री है गौतम, और उनको इनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर आप फॉरनर भी हो और स्किल लेबर में आ रहे हो तो आपके पास स्किल होनी चाहिए है, जो कि बैचलर डिग्री स्वीडन से करने के बाद इजीली मिल जाती है। ओके। इसी पे एक चीज़ डाउट आता है या बच्चे भी पूछते हैं कि मैं बैचलर्स लेवल पे क्या स्पाउस को लेके जा सकता हूँ, मेरी फैमिली को लेके जा सकता हूँ? बैचलर मास्टर्स पीएचडी कुछ भी ले लो, तीनों में अलाउड है, आप ले आते स्पाउस को। वीजा इकट्ठे अप्लाई करना है, अलग अप्लाई कभी नहीं करना है, ये बात ध्यान रखनी है। इकट्ठे अप्लाई नहीं करोगे बहुत दिक्कत पड़ जाएगी। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, जब भी हमने अलग अप्लाई करा तो स्पाउस की एप्लीकेशन 12 12 महीने तक अटक गई। इकट्ठे अप्लाई करना है, एक ही टाइम पे करना है, और इकट्ठे डिसीजन आएगा, और मेजॉरिटी डिसीजन जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। ओके, ओके। जो बेसिक एडमिशन्स रिक्वायरमेंट है, बैचलर्स बोल लीजिए या मास्टर्स के लिए बोल लीजिए, वो क्या है? आयल 6.0, सॉरी 6.5, ठीक है, दोनों में बैचलर मास्टर्स में। उसके बाद 12th बताया मैंने आपको बैचलर्स के लिए चलेगा, ये जर्मनी नहीं है कि 13 ईयर्स की एजुकेशन चाहिए मेरे को। एंड उसके बाद आपके पास एसओपी आपका आ गया, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन, एक ही एप्लीकेशन फीस से मल्टीपल एप्लीकेशन होती हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। स्वीडन की एक एप्लीकेशन फी पे करोगे गवर्नमेंट की, उसकी पोर्टल में हम जाके डालेंगे, तो मल्टीपल एप्लीकेशन हम कर सकते हैं बैचलर में भी और मास्टर में दोनों के अंदर।
ठीक है? सो आपको मल्टीपल फीस भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्वीडन के अंदर बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके पास मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के पास अपने खुद के हॉस्टल होते हैं। अब तो आपके हॉस्टल ऑन कैंपस मिल रहा है आपको, स्टूडेंट को मिल रहा है, मैं स्पाउस के बारे में ये बात नहीं बोलूँगा। स्पाउस के केस में फिर हम कोई ना कोई और अल्टरनेटिव करा के देते हैं, जो हम बाहर पे किसी हॉस्टल के बाहर हम करा के देते होंगे अरेंजमेंट। इसके अंदर बेसिकली आपको यहाँ से कार्ड मिल के जाता है, मैंने बता ही दिया था आपको टीआरपी कार्ड। और अपॉर्चुनिटी अच्छी है, स्टूडेंट्स को कंट्री अच्छी समझ में आती है, लेकिन वही स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं, वही स्वीडन में अप्लाई करें, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो चाहे बहुत कम शॉर्ट विंडो के लिए खुलती है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन यही है कि ओनली स्टूडेंट विद अ गुड स्किल सेट शुड कम टू स्वीडन। ओके। इंग्लिश लैंग्वेज सीख के ही वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं या फिर वहाँ के लोकल लैंग्वेज भी उनको सीखने की ज़रूरत है? आई वुड से स्वीडन में दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश लैंग्वेज पे इजीली सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन स्वीडिश लर्न ज़रूर करनी है, ताकि जब जॉब सीकर पे जाओगे, तो नौकरी माँग रहे हो स्वीडन में, तो स्वीडिश बोलनी आनी चाहिए ना, कम से कम B1 B2 तो आए, पूरी C1 नहीं भी है तो। तो वो है कि बच्चा जो वहाँ जाएगा उसको अपनी स्वीडिश लैंग्वेज सीख लेनी चाहिए, ताकि ईज़ी रहेगा। ओके। अब जैसा हमने बताया कि पार्ट टाइम जॉब्स में बच्चा फुल टाइम वर्क कर सकता है, साथ ही साथ उसका स्पाउस भी फुल टाइम वर्क कर सकता है। आफ्टर बैचलर्स एंड मास्टर्स, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा या फिर जॉब सीकर वीज़ा? 1 ईयर इज़ अ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा जिसे बोलते हैं हम लोग, वो 1 साल का रहेगा और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा वर्क परमिट के अंदर, जैसे ही आप अपना जॉब ऑफर निकाल के अटैच करते हो इमिग्रेशन में कि मेरे को जॉब ऑफर मिल गई है एंड आई विल बी एबल टू वर्क अबाउट अ वर्क परमिट। ओके, दैट्स ग्रेट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी वीज़ा प्रोसेस पे हम आते हैं। जैसे एडमिशन रिक्वायरमेंट हमने सुन लिया, प्रोसेस सुन लिया। व्हाट विल बी द वीज़ा रिक्वायरमेंट? वीज़ा प्रोसेस क्या रहता है? वीज़ा प्रोसेस में दिक्कत इतनी नहीं आएगी। मेन चीज़ ये है कि आपके पास फंड होने चाहिए। फंड का सोर्स नहीं कहीं से भी आए फ़र्क नहीं पड़ता। फंड होना चाहिए, रखना है, ये नहीं कि रखा निकाल लिया, वो काम नहीं ओके। करना है। आप कहीं से भी ले आओ फंड, पापा से ले आओ, मम्मी से ले आओ, भाई से ले आओ, कहीं से भी ले आओ, दैट इज़ इर्रेलेवेंट एज़ लॉन्ग एज़ आपका फंड अवेलेबल है और दिख रहा है अकाउंट में, चलता है। इट डज़न्ट मैटर कि कितना पुराना फंड है। बिल्कुल ठीक। जैसे फ़िनलैंड बहुत पुराना नहीं, फंड नहीं जी, माँगता है, फ़िनलैंड सोचना तो आप सक छोड़ ही दो ना, फ़िनलैंड तो आप भूल जाओ। तो यही चीज़ आपको स्वीडन में अलग दिखती है। अंडरस्टूड। आपने कहा जी पैसे तो पड़े मेरे पास, ये ओल्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पैसे पड़े मेरे पास, उस फ़ॉर्मेट में है, एफडी फ़ॉर्मेट में है, वो कन्वर्ट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ कहीं से भी फंड अरेंज कर लो, फंड चलता है। बस जेन्युइन होना चाहिए। अगर आपने बैंक स्टेटमेंट लगाई है तो उसको ये नहीं कि आप लगा के निकाल लो, वो काम नहीं करना। समझ गए। या ओके। सो अभी बैचलर्स एंड मास्टर्स का फीस रेंज क्या रहेगा? और उनको वीज़ा के पहले वो हाउ मच अमाउंट हैज़ टू बी पेड और द फीस हैज़ टू बी पेड टू द स्वीडन में ट्यूशन फ़ी आती है साल की 12 लाख रुपए स्टार्ट होती है, 12-13 हुँ, लाख रुपए स्टार्ट होती है। पर अच्छी बात है स्वीडन में सिर्फ़ 1 सेमेस्टर की फ़ीस जाती है। तो आपने सिर्फ़ 1 सेमेस्टर पे करनी है, 5, 6, 7 लाख रुपए की फ़ीस पे होती है और वो पे करके आप जा सकते हो और वो बिफ़ोर वीज़ा अप्लाई पे करनी पड़ती है बच्चे को और वीज़ा ना लगने के केस में वो रिफंडेबल होती हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ स्वीडन की पब्लिक हैं या सभी पब्लिक हैं, दे वेरी, वेरी क्लियर विद द रिफंड सिचुएशन। पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती, बच्चे के पैसे रिफंड आ जाता है, कोई ऐसी चैलेंज वाली बात नहीं है। ओके। सो बिफोर वी एंड दिस सेशन, क्या इम्पोर्टेंट मैसेज हम स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं जो सोच रहे हैं कि मुझे स्वीडन में अप्लाई करना है या फिर मैं अपने फैमिली के साथ मूव होना चाहता हूँ? कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। गौतम फिर से वही बात रिपीट करूंगा, प्लीज प्लीज आप लोग अभी अगर प्लान कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा यूरोप अब वो वाला यूरोप नहीं रह गया है पहले ऐसा। अब बेसिकली अगर स्पाउस केस लेके जाना चाहते हो तो कुछ ही कंट्री हैं, देखो स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये कंट्रियां हैं जहां पे स्पाउस अलाउड है, वीजा मिल जाता है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ना आए, आप हमारे पास अभी आएँ, अपनी एप्लीकेशन को अभी इवैल्यूएट करवाएं, ताकि हम शॉर्ट टेस्टिंग कर दें, कौन से कॉलेज में आप जाओगे, कौन सा आपको एडमिशन मिलेगा। आपके आईएलटीएस पे 6 बैंड है तो हमें 6.5 चाहिए होंगे, पीटी में बैंड कम है तो पीटी के बैंड रिपीट करने पड़ेंगे। इन सब में टाइम लगने वाला है। आपकी फंडिंग कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से अरेंज करोगे? ये सारी चीज़ें अगर आप रेडी हो और आप क्लियर समझ लो, अगर आपको स्पाउस लेके जाना है ना यूरोप के अंदर, तो इनसे बेटर कंट्रियाँ नहीं हैं और एक्चुअली कंट्री बेटर छोड़ो, है ही नहीं। तो आप जर्मनी में लेके जाते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप फ्रांस लेके जाते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इटली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लिथुनिया देता नहीं है अभी, अब देना बंद कर रहा है स्पाउस को वीज़ा, अभी तक दे रहा था। लाटविया देता नहीं है।
सो बेसिकली आप कहीं ना कहीं देखो कि स्पाउस के लिए ऑप्शन खत्म होती जा रही हैं। जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं अर्ज करूंगा स्टूडेंट्स को, पंजाब एंड हरियाणा से स्पेसिफिकली, कि आप अपनी फाइल को इमीडिएटली स्वीडन में प्रोसेस करवा लो। ये मत सोचना कि अभी सितंबर 27 की इनटेक है, बहुत दूर है, क्योंकि आप जब हमें फाइल दोगे उस पर हम काम करेंगे। कई यूनिवर्सिटियां मना कर देंगी हम ये प्रोफाइल नहीं लेंगे, तो वो टाइम भी मुझे बच जाता है खत्म। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रोफाइल लेके यूनिवर्सिटी को घुमा के देते हैं, भाई ये प्रोफाइल है, अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो बता दो हमारे को। यूनिवर्सिटी डू गिव अस अराउंड की कंफर्म तो नहीं बोलते हैं, बट क्योंकि जो एडमिशन आएगा वो पूरे स्वीडन में आएगा, ओके, तो पूरे स्वीडन का इकट्ठा सिस्टम है, तो इकट्ठे एडमिशन सबके आते हैं, एक ही दिन में तो रिलीज होते हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट अभी अप्लाई कर दे। अप्लाई करने के बाद उन सब स्टूडेंट के प्रोफाइल्स को हम यूनिवर्सिटी को दिखा के कंफर्म करा लेते हैं कि क्या ये बच्चा आपकी यूनिवर्सिटी में फिट बैठता नहीं बैठता। नहीं बैठता तो हम यूनिवर्सिटी चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, वो टाइम होता है हमारे पास। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सूरज गौतम। सो जैसा बच्चों आप लोगों ने सुना, ऑब्वियसली अगर आपको स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट इमीडिएटली। बहुत सारा प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, बट या वी कैन स्टार्ट। आप अगर अपने फैमिली के साथ जाना चाहते हो, मेक द डिसीजन फास्ट एंड कॉन्टैक्ट अस। सो थैंक यू सो मच दीपिंदर सर, और थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपने स्वीडन के बारे में सुना। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, जो कि है डेनमार्क। और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.